रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों आज के दिन आप लोग देख रहे हैं, शायद बैकग्राउंड में आप लोगों को कुछ सामान दिखाई पड़े। दरअसल ये वो सामान है कि जो हमारे घर में, मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि थोड़ा सा काम चल रहा है। तो जो मेरा कमरा है जहाँ पर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, घर वालों ने सारा सामान वहीं पर ला के रख दिया है। उसके बाद में शायद कल के दिन काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आप लोग देखेंगे कि जो सारी चीज़ें हैं एज इट जैसे पहले देखने को मिलती थी वैसा ही देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों कई बार आप लोग को जो क्राइम की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, उन क्राइम की कहानियों में बहुत बड़ी सीख होती है। इंसान बहुत छोटी सी गलती की बहुत बड़ी सज़ा पा लेता है, और ये सब कुछ इसलिए होता है कि वो असल में आने वाले ख़तरे को भांप नहीं पाता है। वो समझता है कि जो चीज़ें वो कर रहा है ये बहुत छोटी सी, बहुत नॉर्मल सी चीज़ हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस दौर में अगर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अगर कोई चीज़ है जो इंसान के लिए काल बनकर टूट रही है, तो वो हैं अवैध संबंध। दोस्तों बार बार अवैध संबंधों पर जिक्र करते हुए अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन अगर इस समय अगर आप लोग एक पैटर्न को पकड़ोगे तो पूरी दुनिया के अंदर मोस्टली अगर जो भी क्राइम होते हैं, उन क्राइम के अंदर मोस्टली अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो लव एंड अफेयर है, यानी अवैध संबंध। और अवैध संबंधों की वजह से ही रिश्ते कलंकित हो रहे हैं। जो पति और पत्नी वाला रिश्ता होता है वो रिश्ता टूट रहा है, बाप बेटी का रिश्ता टूट रहा है, बहन भाई का रिश्ता टूट रहा है। तमाम तरीके के रिश्ते जो हैं वो इन ख़तरनाक रिलेशनशिप ने, जो पश्चिम से एक हवा आई है जिसने पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके के रिश्तों को एक तरीके से कलंकित करके रख दिया। और दोस्तों आज की जो घटना आप लोग सुनेंगे, इसमें अगर सोचा जाए तो एक बहुत छोटी सी गलती की किसी इंसान को बहुत बड़ी सज़ा मिल गई। तो क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों बात करूं अगर मैं आज की घटना की, तो आज की घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है जिसको हम लोग मथुरा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों मथुरा, जिसमें एक थाना लगता है राय थाना, और यहीं पर एक गांव पड़ता है भुंडरी गांव। इसी भुंडरी गांव में एक नहर पड़ती है। बात कर रहा हूं मैं 30 अक्टूबर साल 2024 की। 30 अक्टूबर साल 2024 को इस भुंडरी गांव के आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सुबह सुबह अपने खेतों पर जाने के लिए इस नहर पर होकर निकला करते हैं, जो नहर इस भुंडरी गांव में बह रही है। अब दोस्तों उसी नहर के अंदर 30 अक्टूबर साल 2024 को सुबह के तकरीबन 7:30 बजे के आसपास जो कोई भी लोग उधर से गए हुए थे, उनको अचानक से नहर के अंदर कुछ अजीब सा दिखाई पड़ता है। अब जब लोगों को वो अजीब सी चीज़ नहर के अंदर दिखाई पड़ती है, तो जो लोग होते हैं उस चीज़ के करीब पहुंचते हैं। और दोस्तों जैसे ही उस चीज़ के करीब पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि जो चीज़ दूर से उन्हें एक पोटली, एक गठरी नज़र आ रही थी, दरअसल वो कोई गठरी नहीं है बल्कि किसी इंसान का शव है। जब नज़दीक से जाके देखा जाता है तो पता चलता है कि ये लड़की कोई 25 से 26 साल के आसपास की लड़की रही होगी, जो देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद शादीशुदा है, और उसकी बेरहमी से हत्या कर कर उसके शव को नहर में फेंका गया है। लिहाजा वहाँ पर भी जो लोग होते हैं वो तुरंत पूरे गांव में इत्तला कर देते हैं कि गांव की कोई महिला गायब है, कि यहाँ पर इस तरीके से शव पड़ा हुआ है। अच्छा, आस पड़ोस के जितने भी गांव होते हैं, सारे ही गाँव में ये खबर जो थी वो आग की तरफ फैल जाती है। लिहाजा पूरे गांवों से, अलग अलग जो गांव थे वहाँ से लोगों का एक भीड़, लोगों का एक हुजूम, लोगों का एक बवंडर बनकर उस नहर की चारों तरफ उमड़ जाता है। जैसे तैसे कर वहाँ से कोई व्यक्ति तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है। और दोस्तों जब पुलिस को वहाँ से फ़ोन किया जाता है तो पुलिस अपनी गाड़ी उठाती है, और गाड़ी उठाने के बाद में तुरंत मौके पर पहुँचती है। अब जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो आमतौर से दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि गाँव के अंदर जब पुलिस आती है तो लोग जो होते हैं वो पुलिस का सामना करने के लिए ठीक तरीके से तैयार नहीं होते हैं। इसलिए पुलिस को देखने के बाद में जो लोगों की भीड़ होती है, धीरे धीरे वो भीड़ जो होती है वहाँ से छटना शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों जब पुलिस वहाँ पर पहुँची थी तो वो जो शव था वो अभी भी नहर के अंदर ही तैर रहा था, और शायद किनारे में झाड़ियों में कहीं पर वो फंस गया था, नहीं तो बहता बहता न जाने वो कितनी दूर निकल जाता। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो गाँव वालों की मदद से, साथ के साथ पुलिस के जो कर्मचारी वहाँ पर मौजूद थे, उन सब की मदद से उस शव को बाहर निकाला जाता है। शव को बाहर निकालने के बाद में सबसे पहले पुलिस बहुत बारीकी से उस शव को चेक करती है कि हत्या किस तरीके से की गई है, हत्या कब की गई है। लेकिन इन सारी चीज़ों की एक्चुअल डिटेल अगर निकल के आती तो वो पोस्टमार्टम से आनी थी। लिहाजा पुलिस वाले अब उस लड़की के फोटोग्राफ्स, जो उसकी डेड बॉडी थी, उसके क्लिक कर लेते हैं। साथ के साथ आस पड़ोस के जितने भी गाँव थे
जो लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हुए थे उन सारे ही लोगों से पूछा जाता है क्या कोई इस लड़की को पहचानता है। लेकिन दोस्तों बड़ी हैरानी की बात यह थी कि कम से कम 4 या 5 गांव के लोग जो थे वो उस नहर के किनारे इकट्ठा हो चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, किसी ने भी उस महिला को यानी उस लड़की को पहचानने से ये नहीं कहा कि ये जो महिला है ये हमारे गाँव की महिला है। सब ने पहचानने से इनकार कर दिया, कहता है साहब इस लड़की को तो हमने पहली बार देखा है। अब इस तरीके की चीज़ें, लिहाजा पुलिस जो होती है वो सबसे पहले जो डेड बॉडी थी उस डेड बॉडी का पंचनामा करती है। डेड बॉडी का पंचनामा करने के बाद में इस डेड बॉडी को अब पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, इधर पुलिस गांव-गांव में जाकर खुद जो फोटोग्राफ्स पुलिस के पास थे वो फोटोग्राफ्स दिखा कर लोगों से पूछताछ की जाती है। तमाम तरीके के जो गांव होते हैं उन गांव में प्रधानों के पास जाती है पुलिस कि इस तरीके की महिला है, क्या कोई इस महिला को जानता है। लेकिन पुलिस के लिए ये केस जो था वो लगातार मुश्किल बनता चला जा रहा था। पुलिस को तमाम गांवों में पुलिस ने जब पूछताछ की थी तो हर जगह से पुलिस को नाकामी मिल रही थी। कहीं से भी पुलिस को ऐसा पता नहीं चलता है कि हाँ कहीं किसी भी गांव की ये महिला है कि कोई आए डेड बॉडी की शिनाख्त करे और कम से कम वो डेड बॉडी को लेके जाए। उसके बाद जो है पुलिस मोटिव तक पहुंचेगी, मोटिव तक जब पहुंचेगी तो कातिल का पता लगा लेगी। शुरुआत में तो पुलिस को बस यही लग रहा था, लेकिन पुलिस जब इस केस के अंदर घुसती है तो धीरे धीरे ये जो केस था ये कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। अब उसके बाद में पुलिस सोचती है कि शायद ये जो डेड बॉडी है ये यहाँ की हो ही ना, इसलिए पुलिस वाले अब सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, तमाम तरीके की जो जगहें होती हैं, जो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर फ़ोटो को सर्कुलेट किया जा सकता था, उस लड़की के फ़ोटोग्राफ्स को सर्कुलेट किया जाता है। जो आस पड़ोस के जितने भी थाने थे उन थानों में इस फोटोग्राफ्स को भेज दिया जाता है और ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि इन थानों के अंदर किसी भी महिला की अगर कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट आई हो या फिर आए तो तुरंत से तुरंत जो राय थाना है इस राय थाने में इत्तला की जाए। लेकिन जितने भी पुलिस थानों में पुलिस ने इस फोटोग्राफ्स को भेजा था, बड़ी हैरानी की बात थी कि किसी भी पुलिस थाने के अंदर किसी भी महिला की कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं थी। अब पुलिस बड़ा परेशान, धीरे धीरे जो केस था वो उलझ रहा था। पुलिस के पास में ना कातिल था, जिसका कत्ल हुआ था उसकी शिनाख्त भी नहीं हुई थी। अब जब उसकी शिनाख्त ही नहीं हुई है तो भला कातिल को कैसे पकड़ेगी? जब मोटिव नहीं मिलेगा तो कातिल को कैसे पकड़ेगी? अब नहर किनारे गांव के अंदर शव मिला है तो नहर पे आमतौर पर ना तो कोई सीसीटीवी फुटेज है जिससे ये पता लगाया जा सके कि यहाँ पर कोई डेड बॉडी को लेके आया है फिर नहीं आया। लेकिन दोस्तों उसके बाद में पुलिस जितने भी आस पड़ोस के सीसीटीवी कैमराज होते हैं उन सीसीटीवी कैमरास को खंगालना चालू करती है। अब दोस्तों जो नहर थी उस नहर पे आने के रास्ते कुछ ऐसे भी थे जो कुछ दुकानों के पास से गुजर के आए थे वो रास्ते। अब उन दुकानों पे कुछ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। अब जब उन सीसीटीवी कैमरास को लगभग 2 दिन पुराने सीसीटीवी कैमरास से लेकर जिस दिन डेड बॉडी मिली थी उस दिन तक के सीसीटीवी कैमरास चेक किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब पुलिस यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास चेक करती है तो पुलिस को यहाँ पर एक बहुत बड़ा किलू हाथ लगता है। दरअसल एक व्यक्ति बाइक पर एक महिला को लेकर जा रहा होता है। अब पुलिस को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो महिला के कपड़े उस डेड बॉडी के ऊपर थे ये महिला वही है, इसलिए पुलिस तुरंत उस जो फुटेज चल रही थी उसको रोकती है। रोकने के बाद में उसको जूम आउट करती है और जूम आउट करने के बाद में जो महिला थी उसकी पहचान, उसकी शिनाख्त करने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों जो महिला थी उसकी शिनाख्त बड़ी धुंधली थी, पुलिस सही तरीके से शिनाख्त कर भी नहीं पा रही थी। लेकिन बहुत एंगल से खोजने के बाद में पुलिस को हाँ ये पता चल जाता है कि जो उस महिला ने कपड़े पहन रखे थे, जो सारी चीज़ें थीं, उस महिला का जो कदकाठी थी उससे ये पता चल रहा था कि ये जो महिला है ये वही महिला है जो इस बाइक पर बैठी है। लिहाजा पुलिस वाले किसी तरीके से उस बाइक का पता लगाते हैं। अब जब बाइक का पता लगाते हैं तो पता चलता है कि ये बाइक किसी नरेश नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब ये नरेश कहाँ का रहने वाला है तो पता चलता है कि हर्रामपुर थाने के इगलास का रहने वाला है। अब हर्रामपुर के इगलास थाने का ये रहने वाला, लिहाजा जो पुलिस होती है तुरंत नरेश तक पहुंचती है। नरेश से पूछताछ करती है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? नरेश बताता है कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है और उसका क्या नाम है? तो नरेश बताता है कि वो कहीं गई हुई है। अब पुलिस उससे पूछती है कि कहाँ गई हुई है? अब नरेश क्या बताए कहाँ गई हुई? अगर कोई कहीं गई होती तो नरेश बता देता। बहरहाल नरेश बताता है कि उसकी पत्नी का नाम साधना है, उम्र लगभग उसकी 25 साल के आसपास है। वो कहीं गई होगी, आएगी तो मैं तुम्हारी बात करा दूंगा। वो पुलिस से बड़ा छल के पूछने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी मन ही मन में ये डर था कि वो कुछ गलत करके आया हुआ है। लिहाजा वो पुलिस के जो सवाल होते हैं उन सवालों के जवाब देते हुए थोड़ा सा लड़खड़ाता है। जैसे ही नरेश लड़खड़ाता है पुलिस समझ जाती है कि नरेश पुलिस के सामने झूठ बोल रहा है।
लिहाजा पुलिस जो थी वो तुरंत नरेश को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में सीधा राय थाने लेके पहुंचती है। राय थाने ले जाने के बाद में अब नरेश को फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है। और दोस्तों जब इसे फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है तो जो नरेश होता है ये पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनने के बाद में रिश्ते कलंकित हो जाते हैं। दरअसल नरेश बताता है कि साधना से मेरी शादी तकरीबन 1.5 साल पहले हुई थी। हमारा कोई भी बच्चा नहीं है। शादी होने के बाद में साधना जो थी वो भी परिवार वालों के साथ में बहुत अच्छे तरीके से रहना शुरू कर देती है। माता पिता का ख्याल रखती है, साथ के साथ मेरा भी ख्याल रखती है। नरेश बताता है कि मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, उससे जो भी कुछ पैसे अर्जित होते थे वो लाकर अपनी पत्नी के हाथ पे रखा करता था। परिवार में खुशियाँ भरपूर थीं, पैसे की थोड़ी कमी थी, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अगर पत्नी को कुछ चाहिए होता तो वो ला के देता। पत्नी की हर छोटी बड़ी ज़रूरत को मैं पूरा कर रहा था। अरेंज मैरिज हुई थी, ऐसा कुछ नहीं था कि लव मैरिज हुई हो। इसलिए पत्नी भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, मैं भी अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। लेकिन इसी बीच में मैं नोटिस करता हूँ कि जो मेरी पत्नी है ये ज़रूरत से ज़्यादा अपने मायके जा रही है। अब जब ज़रूरत से ज़्यादा मायके जा रही है तो चूंकि मैं अपनी पत्नी को लेने जाता था तो वहाँ पे रहने वाले कुछ लोगों से मेरी जान पहचान हो जाती है। अब लोगों के थ्रू मुझे ये पता चलता है कि जो मेरी पत्नी है उसके ही मायके के अंदर एक नहीं बल्कि कई सारे लड़कों के साथ में नाजायज़ ताल्लुकात हैं। और जब भी मेरी पत्नी अपने मायके जाती है तो वो उन लड़कों से मिलती है, उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है। यही सारी चीज़ें मुझे पता चलती है। मैं अपनी पत्नी से इस बारे में बात भी करता हूँ, लेकिन जो मेरी पत्नी होती है वो इन सारी बातों को सिरे से झुठला देती है। वो कहती है कि तुम जो सोच रहे हो ये सोच तुम्हारी घटिया है और शायद तुम्हारे किसी ने मेरे खिलाफ कान भर दिए हैं। अब दोस्तों उसके बाद में ये जो पति होता है इसके जहन में तो वही सारी चीज़ें चल रही थी। न जाने इससे किसी ने गलत इसके कान भर दिए थे, न जाने इसके जहन में क्या चल रहा था। उसके बाद में ये अपनी पत्नी से कहता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। उसके बाद में मथुरा के राय थाना क्षेत्र के भुंडरी के पास पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद में जो शक था उस शक के आधार पर ये अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद में ये उसको शव को वहीं नहर में फेंक कर वहाँ से 9-11 हो जाता है। बहरहाल दोस्तों जब ये पुलिस के सामने ये सारी बातें बताता है तो पुलिस के जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आती है और पुलिस इस व्यक्ति से सिर्फ एक बात कहती है कि चलो मान लिया कि तुम्हारी पत्नी के अवैध संबंध थे भी, तो क्या तुम्हें उसका कत्ल करना चाहिए था? अगर तुम्हें लगता था कि तुम्हारी पत्नी के चाल चलन ठीक नहीं है तो कोर्ट ने तुम्हें रास्ता दिया है, तुम अपनी पत्नी से अलग हो सकते हो। अलग भी नहीं होना चाहो तो तुम इस बात की 4 आदमी बिठाकर, रिश्तेदार बिठाकर बात भी कर सकते हो कि इस तरीके की चीज़ें मेरे सुनने में आ रही हैं। जब इस तरीके की चीज़ें होंगी तो तुम्हारी पत्नी जो थी वो डेफिनेटली अपने मायके जाना बंद कर देती या फिर कम जाना कर देती। दूसरी तरफ पत्नी की भी ये गलती थी कि वो बहुत ज़्यादा मायके जाया करती थी। दोस्तों मैं मानता हूँ कि लड़कियाँ जो होती हैं वो अपने माँ बाप को छोड़ कर आती हैं तो उनको अपने माता पिता की याद बहुत आती है। मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटियाँ हैं, लेकिन कम से कम हर चीज़ की एक लिमिट होती है और उस लिमिट को क्रॉस ना किया जाए तो बेहतर है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी के अंदर सबसे ज़्यादा कसूरवार किसको मानते हैं? अपनी राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और कल के दिन आप लोगों के जो भी कुछ कमेंट्स हैं वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन आप लोगों के जो कमेंट्स आए थे ए चौधरी जी हैं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई को लाइक कर दिया करो और आप लोग लाइक करते नहीं हैं। परिवार वालों आप लाइक करेंगे तो हमारा जो वीडियोज़ है वो रैंक करेंगे। तो आप लोग कोशिश करा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने की कोशिश करा करें। तो ए चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुजफ्फरनगर से कहानी सुनते हैं। रिजवान अंसारी जी हार्ट बनाते हैं, रिजवान अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिरोज़ बानी हैं जो हार्ट बनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। गोंडनवाल हैं जो रोज़ बनाते हैं, गोंडनवाल जी आपका शुक्रिया। राजेंद्र जी हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी मिस यू ऑल, तो राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में एमडी कासिम हैं लिखते हैं गुड स्टोरी भाई, तो एमडी कासिम जी आपका शुक्रगुजार हूँ। हसीबुल अंसारी हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई नाइस स्टोरी, तो हसीबुल अंसारी जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम भाई। उसके बाद में ओलबिर मान चांदो हैं, ये लिखते हैं थैंक यू शाविज़ मलिक जी, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ओलाइब माचादो। उसके बाद में कामिल मलिक हैं लिखते हैं इकराम मलिक फ़हमीदा मलिक गाज़ियाबाद से सुनते हैं, तो इकराम मलिक फ़हमीदा मलिक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गाज़ियाबाद से कहानी सुनते हैं। विनोद उपाध्याय लिखते हैं मलिक जी कहानी का तरीका रियली अच्छा है और आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, तो विनोद उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा है लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी, सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो सुरेंद्र शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दी वेस्टर हैं लिखते हैं आज की स्टोरी बहुत बढ़िया थी, सस्पेंस बना रहा एंड तक, तो दी वेस्टर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक अंसारी हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, वालेकुम सलाम। आगे लिखते हैं आपकी स्टोरी सुनाने का जो अंदाज़ है अच्छा है
और लगे रहो, इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। तो तारिक अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में लईक अब्बास हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई, नाइस स्टोरी। लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज़ बानी है, लिखते हैं मलिक भाई मैं कोमापली हैदराबाद से डेली आपकी कहानी सुनता हूँ, डेली 10 बजे तक वेट करता हूँ। तो फिरोज़ बानी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर हुसैन है, लिखते हैं आप जो स्टोरी सुनाते हैं कुछ अलग अंदाज में मुझे अच्छा लगता है, कुवैत से सुनते हैं। तो शाकिर हुसैन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतवीर है, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सतवीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं कहानी। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज चौधरी है, लिखते हैं जय श्री राम भैया, और कहानी बहुत अच्छी थी। इंसान कितना गिरेगा, आजकल समाज में ऐसे इंसान रहते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, रिश्ते मर्यादा को तोड़ देते हैं। तो धीरज चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम कुमार हैं, लिखते हैं कल मैं आपकी वीडियो का वेट कर रहा था, जय हिंद। तो शिवम ठाकुर जी मैंने पोस्ट करके बता दिया था परसों वाले दिन कि वीडियो नहीं आएगी, कल तो आई थी। उसके बाद में असलम है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, जूही गुलाब बड़ावाला ज़िला से सुनते हैं। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत कोकरे हैं, लिखते हैं क्या दुनिया बनी है। हेमंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी अंसारी हैं, लिखते हैं भाई साहब आप जो कहानी का पोस्टर बनाते हैं बहुत ही गज़ब का होता है। मोहम्मद जीशान अंसारी, ज़िला हरदोई उत्तर प्रदेश से सुनते हैं। तो जीशान अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आपका प्रोग्राम नहीं आया, हम बार बार खोज रहे थे। तो मंसूरी भाईजान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खोजने की ज़रूरत थी नहीं, मैंने पोस्ट करके बता दिया था, तो पोस्ट भी देख लिया करो यार, वहाँ पर बातचीत हो जाती है। दीपक सिंह है, लिखते हैं दीपक सिंह न्यू दिल्ली से सुनते हैं कहानी, भैया बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये जयप्रकाश जी का है, और अगला कमेंट लिखते हैं मलिक साहब नमस्कार, ससुर ने जो किया बहुत गलत किया, इसके लिए उसकी हत्या हुई, धन्यवाद जी। तो भाई आपका शुक्रिया। ओलिव मार्चांडो हैं, लिखते हैं व्हेन इंडिविजुअल हैव डिसएग्रीड देन ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट व्हेन सच ए इलिक्ट अफेयर माई टेक प्लेस थाट्स ऑफ हैविंग अफेयर विद देयर वेरी ऑन ऑफ लीड्स। तो भाई ओलबिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असलम जी हैं, लिखते हैं मलिक भाई मेरा जन्मदिन है, कल मेरा जन्मदिन है, मेरी दीदी का क्या, मेरी दीदी बोलो कुछ, मलिक भाई मेरा जन्मदिन है। तो असलम जी आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से। अनुज जी हैं, लिखते हैं अवैध संबंध बहुत कम और बहुत बुरा होता है। तो अनुज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक खान हैं, लिखते हैं शावेज़ भाई माफ़ी चाहता हूँ, भतीजे की शादी में बिजी था, कमेंट्स नहीं कर पाया। तो एक खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शादी कर लीजिए। उसके बाद में मंगल सिंह है, लिखते हैं बनावटी स्टोरी है। मंगल सिंह जी ऐसा नहीं होता, क्राइम स्टोरीज़ जो मैं आपको सुनाता हूँ सारी की सारी रियल होती हैं। आप कहो तो मैं आपके कमेंट्स में उसका लिंक शेयर कर देता हूं। सोहनलाल सेतिया हैं जो हार्ट बनाते हैं, सोहनलाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूं कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।